हेलो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो हमने पढ़ा था कि बहुत प्रोटीन यूरिया होता है, उसमें मेन प्रॉब्लम ही प्रोटीन यूरिया है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसमें आरबीसी या दूसरी कोई चीज़ यूरिन में नहीं आती है। लेकिन नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या होता है, प्रोटीन यूरिया तो होता है लेकिन इतना नहीं होता। वहाँ पे तो 3.5 ग्राम से भी ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा था एक दिन में। यहाँ पे प्रोटीन यूरिया विल बी देयर बट इट इज़ गोइंग टू बी लेस देन 3 ग्राम पर डे। In these patients, we will have hematuria. Hematuria matlab ki there is going to be RBC cast will be there, and these patients will also have hypertension. These patient will have also oliguria. So nephrotic syndrome में these are the various things will be there: hypertension, oliguria, RBC cast आ रहा है, hematuria हो रहा है. These are the things will be there. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्योर प्रोटीन यूरिया मेनली। अब इस नेफ्राइटिक सिंड्रोम के there are several diseases which can have the presentation like nephrotic syndrome, and we are going to discuss 4 diseases under this category. First, we'll discuss about the IgA nephropathy. IgA nephropathy के बारे में पढ़ेंगे. Then we are going to discuss the post-streptococcal glomerulonephritis. Then we'll discuss membranoproliferative glomerulonephritis, and then we'll discuss rapid progressive glomerulonephritis. So these are the 4 diseases we are going to discuss. In सब में the symptoms are going to be of nephrotic syndrome. मतलब कि प्रोटीन यूरिया होगा less than 3 ग्राम, हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगूरिया, इन सब में देखने को मिलेगा. Let's start with the first one, IgA nephropathy. IgA nephropathy is also called as Buerger's nephropathy. तो IgA nephropathy के नाम में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है. मीन्स ये ऐसी डिजीज है जो IgA एंटीबॉडी से रिलेटेड है. आपको पता है IgA एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके अंदर होता है, इसीलिए IgA एंटीबॉडी का नाम होता है दूसरा सिक्रीटरी एंटीबॉडी, राइट. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है. जब भी हमें कोई म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो IgA एंटीबॉडी जनरेट होते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन जैसे कि GI ट्रैक का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्री का इन्फेक्शन, दीज आर द म्यूकस मेम्ब्रेनल इन्फेक्शन. इनके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम IgA बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करता है. कभी कभी क्या होता है, ये जो IgA एंटीबॉडी जनरेट होती है ना, वो खराब जनरेट हो जाती है. देर इज डिफेक्ट इन द IgA एंटीबॉडी. समटाइम देर इज अ डिफेक्टिव IgA एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड. इस एंटीबॉडी में जो डिफेक्ट वो ये है कि इसके अंदर गैलेक्टोज नहीं होता. दैट इज द डिफेक्ट. अब क्योंकि एक डिफेक्टिव एंटीबॉडी है तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक और एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है. दिस इज द डिफेक्टिव एंटीबॉडी. इसको किल करने के लिए इम्यून सिस्टम एक दूसरी एंटीबॉडी क्रिएट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज एंटी ग्लाइकिन एंटीबॉडी. सो और इम्यून सिस्टम इज कंसिडर दिस एज अ फॉरेन पार्टिकल. इसको फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है क्योंकि ये तो IgA एंटीबॉडी जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है, गैलेक्टोज नहीं है. इसको फॉरेन पार्टिकल मान के एक दूसरी एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है इसके अगेंस्ट, विच इज कॉल्ड एज एंटी ग्लाइकिन एंटीबॉडी. देयर इज गोइंग टू बी एंटी ग्लाइकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन. अब ये डिफेक्टिव IgA और एंटी ग्लाइकिन एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाते हैं. अलंग विद दैट, बिकॉज आप देखो IgA एंटीबॉडी, डिफेक्टिव IgA विच इज वर्किंग लाइक ए एंटीजन, इट इज गोइंग टू अटैच विद द एंटी ग्लाइकिन एंटीबॉडी. ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और जब भी एंटीजन एंटीबॉडी चिपकता है, दिस इज इम्यून कॉम्प्लेक्स. नाउ दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू डिपॉजिट इन द मेसेंजियम. ये मेसेंजियम के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू प्रोलिफरेशन ऑफ द मेसेंजियम. अगर आपको याद हो, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज मेसेंजियम इज. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मेसेंजियम इज. दिस येलो कलर एरिया, दिस इज मेसेंजियम. तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स आर गोइंग टू डिपॉजिट इन दिस येलो कलर एरिया. और धीरे 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 ये मेसेंजियम बड़ा होता जाता है, मेसेंजियम प्रोलिफरेशन हो जाता है. सो IgA नेफ्रोपैथी, आप देखो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको नाम के अंदर ही मिल जाती है. IgA नेफ्रोपैथी में कि देयर इज अ डिफेक्टिव IgA इज प्रोड्यूस्ड. उस डिफेक्टिव IgA को डिस्ट्रॉय करने के लिए दूसरी एंटीबॉडी बनती है, दैट इज एंटी ग्लाइकन एंटीबॉडी. ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स. और ये कहाँ जमा होगा? मेसेंजियम में. और धीरे धीरे मेसेंजियम बड़ा हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू नेफ्राइटिक सिंड्रोम लाइक प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज IgA नेफ्रोपैथी. अच्छा ये बताओ कि ये IgA एंटीबॉडी बनते क्यों होंगे? दीज आर द म्यूकोजल एंटीबॉडी. ये तब बनते हैं ना जब हमारे को कोई म्यूकोजल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि GI ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस. So what is happening is, this is the most common cause of nephritic syndrome. The most common cause IgA nephropathy. अब क्योंकि ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो इसके अंदर तो हिमेचूरिया भी होगा. तो ये एक ऐसा नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, मतलब IgA नेफ्रोपैथी, इसका बाई मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये यंग में भी हो सकता है, ओल्ड में भी हो सकता है. अगर यंग में होता है ना
तो यंग पेशेंट में अगर आईजीए नेफ्रोपैथी होता है तो ग्रॉस हिमेचूरिया देखने को मिलता है, मतलब कि कोला कलर्ड यूरिन आ जाएगा, डार्क यूरिन आएगा। जबकि अगर यही चीज ओल्ड एज में होती है तो वी आर गोइंग टू हैव माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया, मतलब यूरिन में एज सच तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन माइक्रोस्कोप में आपको आरबीसीज दिखेंगे, मोर देन 3 और इक्वल टू 3 आरबीसीज, दैट इज इन द पर हाई पावर फील्ड, दैट इज हिमेचूरिया। सो आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर बिकॉज इट्स ए नेफ्रेटिक सिंड्रोम, हिमेचूरिया होगा। यंग में अगर आईजीए नेफ्रोपैथी होता है तो ग्रॉस हिमेचूरिया होता है, ओल्ड में होता है तो माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होता है। और अगर किसी को आईजीए नेफ्रोपैथी होता है, इट कैन प्रोग्रेस टू एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज तक जा सकता है, पूरा किडनी खराब कर सकता है। देखिए कैसे होगा, लेट्स टेक एग्जांपल कि एक पेशेंट था, 15 ईयर ओल्ड बॉय, उसको जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, जीआई ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हो गया। जैसे ही जीआई ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, इफ देयर इज ए इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकोजल सरफेस, मे बी इट इज जीआई इन्फेक्शन और इट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, देयर इज गुड बाय प्रोडक्शन ऑफ IgA एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी बनेगा और इस पेशेंट में प्रॉब्लम ये है, ये IgA एंटीबॉडी इज गोइंग टू बी डिफेक्टिव। जैसे IgA एंटीबॉडी डिफेक्टिव बनेगा, अगेंस्ट इसके एक और एंटीबॉडी बनेगी और ये जाके डिपॉजिट हो जाएंगे ग्लोमेरुलस मेसेंजियम के अंदर और उससे नेफ्रेटिक सिंड्रोम होगा, और नेफ्रेटिक सिंड्रोम होके पेशेंट को देयर इज गोइंग टू बी हिमेचूरिया। सो क्लिनिकल केस कैसे बनाया जाएगा एमसीक्यू के अंदर, वो ये बोलेंगे कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था या जीआई इन्फेक्शन हुआ था और फिर उसको डार्क कलर का यूरिन आ गया, हिमेचूरिया होने लग गया। और ये सब, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये सब कितने दिन के अंदर अंदर होगा, इट इज गोइंग टू हैपन विद इन 2 days ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब आज जीए इन्फेक्शन हुआ और 2 दिन के अंदर अंदर उसको हिमेचूरिया होने लग गया, 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन 2 days the immune complex will deposit and they will lead to nephrotic syndrome like presentation. That is IgA nephropathy. That is also associated with the Crohn's disease और celiac sprue, celiac disease. जब हम इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देखते हैं ना, तो ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं ये डिपॉजिट होकर दिखते हैं मेसेंजियम में, so it gives a very fluffy appearance. There is going to be fluffy deposits, fluffy deposits will be there. To classify this we use a classification, that is the Oxford classification. उसमें एक scoring system दिया गया, that is explained here, that is the MEST C score, that is the MEST C score. What they are saying is कि जब भी IgA नेफ्रोपैथी होता है, तो मैंने बोला था कि मेसेंजियम के अंदर जा जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है। सो यू कैन सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्कोरिंग दैट इज गिवन बाय द ऑक्सफोर्ड, दैट इज द MEST C, इज द MEST C स्कोर। M stands for mesangial proliferation, सबसे पहले मेसेंजियम में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। देन देयर इज गोइंग टू बी एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन, एंडोकैपिलरी एरिया में भी दे आर गोइंग टू डिपॉजिट। सबसे पहले मेसेंजियल प्रोलिफरेशन हुआ, दैट इज M, then there is endocapillary proliferation, E, then there is going to be sclerosis, that is S, and there is going to be tubular atrophy, tubular atrophy हो जाता है, tubular fibrosis हो जाता है, and ultimately there is going to be uncontrolled inflammatory response, that is C, right? So this is called as the MEST C score, MEST C score. So IgA नेफ्रोपैथी में आप तो ये याद रखना कि कौन सा स्कोर यूज करते हैं, वी यूज ए ऑक्सफोर्ड क्लासिफिकेशन एंड देयर इज गोइंग टू बी स्कोरिंग सिस्टम कॉल्ड एज MEST C. MEST में M stands for mesangial proliferation, M stands for mesangial proliferation, E stands for endocapillary proliferation. Endocapillary proliferation. S stands for sclerosis, glomerulosclerosis, and T stands for tubulointerstitial fibrosis. That is called as MEST C score. MEST C score. How we are going to treat this patient? क्योंकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन यूरिया तो होता ही है, तो प्रोटीन यूरिया को कम करने के लिए वी आर गोइंग टू गिव द एस इनिबिटर, और एस इनिबिटर या ARB देने से प्रोटीन यूरिया भी कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाता है, क्योंकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में तो हाइपरटेंशन भी होता है। सो यू आर गोइंग टू गिव द एस इनिबिटर, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर बोथ। इन पेशेंट्स के अंदर हम फिश ऑयल भी देते हैं। इट इज सीन दैट इफ यू गिव फिश ऑयल विच इज कंटेनिंग अ लॉट ऑफ omega-3 फैटी एसिड, देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। अगर इन पेशेंट्स के अंदर प्रोटीन यूरिया 1 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम में लेस देन 3 ग्राम होता है,
और जनरली लेस देन 1 ग्राम होता है, कहने के लिए तो लेस देन 3 है, बट जनरली लेस देन 1 होता है। अगर 1 से ज़्यादा हो रहा है, 3 से तो कम है लेकिन 1 से ज़्यादा हो रहा है, देन यू कैन गो फॉर स्टेरॉइड। So this is the first disease that comes under the category of nephrotic syndrome. The most common cause of nephrotic syndrome, IgA nephropathy. क्यों, कैसे हुआ? डिफेक्टिव IgA बनने की वजह से हुआ, उसके अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी बन जाती है और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स जा जाके डिपॉजिट होता है मेसेंजियम में, और उसकी वजह से नेफ्रेटिक सिंड्रोम के फीचर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द IgA नेफ्रोपैथी और द बर्गर्स नेफ्रोपैथी। कमिंग टू द सेकेंड वन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दैट इज PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब होता क्या है, इसके भी नाम में आपको सब मिल जाएगा कि इस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, मीन्स की नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो रहा है। अगर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद में नेफ्राइटिक सिंड्रोम की पिक्चर आती है तो उसको हम बोलते हैं PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब देखिए ऐसा कैसे होगा, जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, पर्टिकुलरली द स्ट्रेन 1, 4, 12 एंड 49, तो इनके अंदर एक एंटीजन मिलता है, द एंटीजन विच इज देयर इन दिस स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेन, दैट इज एक्सोटॉक्सिन बी एंड प्लाज्मिनोजन। तो जब भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज गोइंग टू हैपन, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्यूट फेरिंजाइटिस, एक्यूट फेरिंजाइटिस हुआ, तो जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, देयर इज गोइंग टू बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन। The antibody that we are talking about in PSGN, the names are very important. These are the anti-streptolysin antibody, anti-DNase antibody and anti-hyaluronidase antibody. So इनमें से कोई एंटीबॉडी बनेगी टू किल द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकल को किल करने के लिए इनमें से तीनों में से स्ट्रेप्टोलाइसिन, हाइलुरोनिडेज एंड डीएनएज एंटीबॉडी, इनमें से कोई बनेगा। ये जाके क्या करेगा, उस स्ट्रेप्टोकोकल के ऊपर अटैक करेगा। So the streptococcus and antibody, when they meet together, they are going to make the immune complex. They are going to make the immune complex, and this immune complex will deposit, and that immune complex deposit will lead to glomerulonephritis. अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन केवल फेरिंग्स में हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन तो स्किन वुंड में भी हो सकता है, पायोडर्मा में भी हो सकता है। तो मान लीजिए यही चीज अगर एक्यूट फेरिंजाइटिस से नहीं होके, इफ द पेशेंट इज हैविंग द स्किन इन्फेक्शन और पायोडर्मा, उसकी वजह से भी ये सेम प्रोसेस हो सकता है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो ही वो सेम एंटीबॉडी बनेगी, वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे और जा जाके डिपॉजिट होंगे, एंड द पेशेंट विल हैव द डार्क कलर स्किन, डार्क कलर यूरिन, द बिकॉज ऑफ हिमेचूरिया, मीन्स द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, राइट। सो अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद में हिमेचूरिया हो रहा है, डार्क कलर यूरिन आ रहा है, मतलब कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट PSGN। व्हाट वी नीड टू सी इज द टाइम ड्यूरेशन। यहाँ पे अगर थ्रॉट इन्फेक्शन के बाद होता है तो जनरली इट टेक्स अराउंड मोर देन 10 डेज, मोर देन 10 डेज। बट अगर स्किन इन्फेक्शन के बाद में PSGN होता है, इट टेक्स मंथ्स, मीन्स अराउंड 1 to 2 months और समटाइम इवन 3 months। इन पेशेंट्स के अंदर जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं ना, तो साथ में कॉम्प्लीमेंट भी डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट के लेवल्स कम हो जाते हैं, द C3 कॉम्प्लीमेंट लेवल्स कम हो जाते हैं PSGN के अंदर। IgA नेफ्रोपैथी में मैंने कभी भी कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं की थी, PSGN में कॉम्प्लीमेंट के लेवल कम हो जाते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, आप देखो IgA नेफ्रोपैथी में भी इन्फेक्शन के बाद हिमेचूरिया हो रहा था और यहाँ पे भी इन्फेक्शन के बाद में हिमेचूरिया हो रहा है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि वो भी रेस्पिरेटरी फेरिंजाइटिस के बाद हिमेचूरिया होता है, यहाँ पे भी होता है। जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है टाइम ड्यूरेशन का। आप देखो IgA नेफ्रोपैथी में मैंने बोला था कि जो डिजीज है ना वो 2 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, तो अगर वो बोलते हैं कि इन्फेक्शन के 2 दिन के अंदर अंदर हिमेचूरिया हो रहा है, IgA नेफ्रोपैथी। इफ इट इज टेकिंग मोर देन 10 days, इट इज गोइंग टुवर्ड्स PSGN, राइट। इसके अंदर जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी करते हैं PSGN के अंदर, वी आर गोइंग टू हैव द स्टारी स्काई अपीयरेंस, स्टारी स्काई अपीयरेंस। When we do the biopsy, we are going to have the camel hump appearance. We are going to have the camel hump appearance. These are basically the subepithelial deposits. Subepithelial deposits. How to treat this patient? Because PSGN जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, सो यू विल गिव एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन। यू हैव टू गिव द लो प्रोटीन डाइट, बिकॉज जब भी प्रोटीन यूरिया होता है हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं, और इसके अंदर हाइपरटेंशन भी हो सकता है क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, एंड टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर यू विल गिव द ACE इनहिबिटर। तो अभी तक हमने 2 डिजीज पढ़ लिए नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, IgA नेफ्रोपैथी एंड PSGN। एक बार इन दोनों को समराइज कर लेते हैं।
दोनों में देखिए एक्यूट फेरिंजाइटिस के बाद में हिमेचूरिया हो रहा है। एक्यूट फेरिंजाइटिस के बाद में देयर इज गोइंग टू बी नेफ्रेटिक सिंड्रोम, मींस हिमेचूरिया हो रहा है। तो डिफरेंशिएट कैसे किया था, मैंने आपको बताया था आईजीए नेफ्रोपैथी में द सिम्टम्स आर गोइंग टू अकर विद इन 2 days ऑफ द इन्फेक्शन, एंड हियर इन पीएसजीएन इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 10 days। पीएसजीएन के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट्स भी जमा हो जाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के लेवल कम हो जाते हैं, जबकि आईजीए नेफ्रोपैथी में कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल रहते हैं। When you do the immunofluorescence in IgA nephropathy, you will have the fluffy deposits, whereas in the PSGN, we are going to have on the immunofluorescence starry sky appearance. Starry sky appearance. Here you can see this is the starry sky appearance. Starry sky appearance, right? इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, आईजीए नेफ्रोपैथी का दूसरा नाम था बर्गर्स नेफ्रोपैथी। तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। स्टारी इसका अपीयरेंस किस में आता है, तो एस फॉर स्टारी इट इज गोइंग टू बी आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, दैट इज पीएसजीएन। स्टारी इसका पीएसजीएन स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है। और फ्लफी डिपॉजिट्स किस में आएंगे, अगर आप बहुत सारे बर्गर खाओगे ना, बहुत सारे बर्गर खाओगे तो फ्लफी हो जाओगे, ओबीस हो जाओगे, फ्लफी हो जाओगे। सो फ्लफी डिपॉजिट्स इट्स सीन इन बर्गर्स नेफ्रोपैथी। बर्गर्स द अदर नेम इट इज द नेफ्रोपैथी। अब नेफ्रेटिक सिंड्रोम में हमें दो डिजीज और पढ़ने, एमपीजीएन एंड आरपीजीएन, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव एंड रैपिड प्रोग्रेसिव। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव। मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव जो होता है इसका दूसरा नाम होता है लोबार ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। अब अगेन इसके नाम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट देयर इज गोइंग टू बी सम मेम्ब्रेन प्रोलिफरेशन दैट इज गोइंग टू हैपन, और उसकी वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम जैसे पिक्चर आएगी। जनरली ये क्या होता है, ये क्रॉनिक इलनेस के साथ देखने को मिलता है। क्रॉनिक इलनेस हो गई या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, मेलिग्नेंसी हो गया। सो व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉनिक इलनेस, लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस है, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, द क्रॉनिक इलनेस विल लीड टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, and that chronic inflammation will lead to chronic deposition of immune complex. इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट होते रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि जब भी क्रॉनिक इलनेस होती है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, बहुत लंबे टाइम तक एंटीबॉडीज बनते रहते और वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना बना के डिपॉजिट हो सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट, जरूरी नहीं कि हर बार इसमें कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा होगा ही होगा, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, देखिए इसके नाम में देखिए आप, प्रोलिफरेशन आ रहा है, मेम्ब्रेन का प्रोलिफरेशन हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, क्रॉनिक इलनेस के साथ देखने को मिलता है। अब जब इसमें मेम्ब्रेन धीरे धीरे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते थे, देखिए कैसे डिपॉजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को ये नाम बताएंगे, हियर इज द एंडोथीलियल सेल्स, जो रेड कलर में दीज आर द एंडोथीलियल सेल्स, फिर ब्लैक कलर में इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन द ब्लू कलर इज द विसरल एपिथेलियम, दीज आर द पोडोसाइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं और इसको जूम करके देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं। सो हियर यू कैन सी द एंडोथीलियल सेल्स, then is the basement membrane, endothelial cells and basement membrane, और then there is going to be the visceral epithelium, podocyte, और अंदर की तरफ। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ये होते हैं एंडोथीलियल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर डिपॉजिट होते रहेंगे तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया एक थिक मेम्ब्रेन बना देगा। There is going to be membrane proliferation that is going to happen. Membrane proliferate हो जाएगा, and this is looking like a tram track appearance. Looking like a tram track appearance. If you see the electron microscope, that will give you a very good idea. यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखिए, ये जो आपको ऐसा थिक मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट हो गया, पूरा मेम्ब्रेन प्रोलिफरेट हो गया। ये काला काला जो दिख रहा है, दिस इज द मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेट, दिस इज अ थिक मेम्ब्रेन दैट इज देयर। सो व्हेन इट कम्स टू मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, इसमें हमें याद क्या रखना है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में ये होता है क्रॉनिक इलनेस के साथ में। इसके अंदर हमारे को एक तो ट्राम ट्रेक अपीयरेंस देखने को मिलता है, ट्राम ट्रेक अपीयरेंस देखने को मिलता है। अब ये जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव होता है ना, मैंने बोला था आपको जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट साथ में डिपॉजिट होंगे ही होंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स तो बनेंगे। ऐसा हो सकता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव इट इज बिकॉज ऑफ ओनली इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, और इट कैन बी इम्यून कॉम्प्लेक्स विद कॉम्प्लीमेंट डिपोजिशन। अगर खाली इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है ना एमपीजीएन के अंदर, तो दैट इज रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड। अगर हम उसको स्टेरॉइड देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, दैट इज वेरी गुड स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिव। बट अगर साथ में कॉम्प्लीमेंट भी डिपॉजिट हुए होते हैं तो देर इज नो रेस्पॉन्स टू स्टेरॉइड, नॉन रेस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड, स्टेरॉइड नॉन रेस्पॉन्सिव, स्टेरॉइड नॉन रेस्पॉन्सिव।
right? So MPGN, membranoproliferative, there is going to be dense deposits are there, dense deposits बनेंगे, and क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है ना, तो dense हो जाता है और tram type appearance आती है. ये देखिए आप, here is the dense deposit, here you can see the black, that is the dense deposit. So in MPGN we are going to have the dense deposits that you will be seeing. So that is the third type of the nephritic syndrome, the third cause of the nephritic syndrome. The fourth one, that is the RPGN. The fourth one is the RPGN. What is the pathology in the RPGN? RPGN का पूरा नाम है रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. तो इससे पहले हमने पढ़ा मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था, वो धीरे धीरे कर रहा था, वो क्रॉनिक इलनेस के साथ हो रहा था. आरपीजीएन एकदम रैपिडली प्रोग्रेस करेगा. रैपिडली कैसे प्रोग्रेस करेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? समटाइम व्हाट हैपेंस इज देयर इज रप्चर ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत सारी डिजीज में रप्चर हो सकता है, बहुत सारी डिजीज में रप्चर हो सकता है. कभी कभी बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब होता है, कभी कभी एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है आप देखिए यहाँ पे, हियर यू कैन सी द डायग्राम. इफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन गेट रप्चर्ड, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर होगा ना पूरा, तो ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं पैराइटल एपिथेलियम, ये जो ग्रीन कलर के सेल दिख रहे हैं पैराइटल एपिथेलियम, ये एकदम रैपिडली प्रोग्रेस कर जाते हैं. क्योंकि इनको बढ़ने से कौन रोक रहा है? ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हैं ये बहुत नंबर में बढ़ नहीं रहे, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको रोक के रखता है. लेकिन अगर ये फट गया तो ये ग्रीन कलर के सेल एकदम से प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे और पूरे ग्लोमेरुलस के अंदर बढ़ जाएंगे. समथिंग लाइक दिस. हियर यू कैन सी दिस इज द एंटायर ग्लोमेरुलस. और ये जो आपको दिख रहा है ना, दीज आर द क्रिसेंट शेप का जो दिख रहा है, आप देखो ये पूरा पैराइटल एपिथेलियम जो है, दिस पैराइटल एपिथेलियम एकदम से बढ़ गया और इसे पूरे ग्लोमेरुलस को दबा रहा है. Right, this is called as rapid progressive. Rapid progressive क्यों हुआ? Why there is rapid progressive? There is a rupture of the basement membrane. जैसे ही rupture होता है, there is a proliferation of the parietal epithelium. Parietal epithelium एकदम से proliferate करने लग जाता है. अब ये कैसे हो सकता है? Rapid progressive. इसके अंदर we are going to have the crescent formation. This word is important. क्रीसेंट फॉर्मेशन हमें किस में देखने को मिलेगा? द क्रीसेंट फॉर्मेशंस विल बी सीन इन आरपीजीएन. रैपिड प्रोलिफरेटिव में, रैपिड प्रोग्रेसिव में विल हैव द क्रीसेंट फॉर्मेशन एंड दिस इज द क्रीसेंट. हियर यू कैन सी द क्रीसेंट. ये जो क्रीसेंट शेप का दिख रहा है, चांद जैसा पूरा दिख रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर, दिस इज द क्रीसेंट फॉर्मेशन. ये पैराइटल एपिथेलियम एकदम से प्रोग्रेस करके बना. अब ये आरपीजीएन किस वजह से हुआ है? ये क्रीसेंट किस वजह से बना है? व्हाट इज द ईटियोलॉजी बिहाइंड दैट? व्हाई द बेसमेंट मेम्ब्रेन हैज रप्चर्ड? Based on that, we have 4 types of RPGN. 4 तरीके का RPGN होता है. The type 1 RPGN, it is because of Goodpasture syndrome. Goodpasture syndrome हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और एकदम से पैराइटल एपिथेलियम बढ़ गया, दैट इज टाइप 1 RPGN. अगर PSGN या IgA नेफ्रोपैथी की वजह से होता है, दैट इज टाइप 2. दैट इज टाइप 2. अगर अंका पॉजिटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जैसे कि वैगनस, उसकी वजह से हो रहा है तो टाइप 3. और अगर एंटी जीबीएम एंटीबॉडी की वजह, एंटी जीबीएम डिजीज की हो रहा है, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज की वजह से हो रहा है, दैट इज टाइप 4. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आरपीजीएन. किस वजह से आरपीजीएन रप्चर हुआ है उसके बेसिस पे हमने 4 टाइप में डिवाइड किया. इट कैन बी गुड पास्चर की वजह से हुआ तो टाइप 1. अगर पीएसजीएन या आईजी नेफ्रोपैथी की वजह से हुआ है तो टाइप 2. अगर ये अंका पॉजिटिव की वजह से हुआ है तो टाइप 3. एंड इफ इट इज बिकॉज ऑफ मिक्स वैरायटी, इट कैन बी एंटी जीबीएम डिजीज और plus something else also is there, it is going to be the type 4. So this is all about the 4 disease which are leading to the nephritic syndrome. एक बार हम इनको summarize कर लेते हैं चारों को. The first that we have discussed, it is the IgA nephropathy. सबसे पहले the point to be remembered is about the nephritic syndrome. Nephritic syndrome में जो खास बात है, एक तो क्या होगा, there is going to be less than 3 ग्राम पर डे प्रोटीन यूरिया. प्रोटीन यूरिया जो होगा वो लेस देन 3 ग्राम होगा. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मोर देन 3.5 ग्राम होता था, यहाँ पे लेस देन 3 है. इसके साथ हियर वी आर गोइंग टू हैव द मेन थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर इज हियर वी हैव द हिमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगूरिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इट कैन बी बिकॉज ऑफ आईजीए नेफ्रोपैथी. आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होता है? अगर एक डिफेक्टिव आईजीए एंटीबॉडी बनती है, यदि डिफेक्टिव आईजीए एंटीबॉडी है तो उसके अगेंस्ट में ये डिफेक्टिव आईजीए एंटीबॉडी जो होती है, इट इज गोइंग टू वर्क लाइक एंटीजन बिकॉज ये तो डिफेक्टिव है.
तो ये एक एंटीजन की तरह काम करती है और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना दी जाती है. देयर इज गोइंग टू बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट दैट, एंड दिस antigen and antibody will make a complex. This is the immune complex, and this immune complex will deposit in the mesenchyme. mesenchyme में डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से हिमेचूरिया हो जाता है, मतलब कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम जैसी पिक्चर आती है. तो दैट इज कॉल्ड एज IgA नेफ्रोपैथी. और ये सब कितने दिन के अंदर अंदर होगा फ्रॉम द इन्फेक्शन? दिस इज गोइंग टू हैपन विद इन 2 days. जब भी पेशेंट को म्यूकोजल सरफेस इन्फेक्शन हुआ और विद इन 2 days उसको डार्क कलर यूरिन आ रहा है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स IgA नेफ्रोपैथी. और IgA नेफ्रोपैथी का बाई मोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बाई मोडल मतलब कि यंग में भी हो सकता है और ओल्ड में भी होता है. अगर यंग में होता है तो ग्रॉस हिमेचूरिया देखने को मिलता है, और ओल्ड में होता है तो माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होता है. माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया होता है, राइट. तो IgA नेफ्रोपैथी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बर्गर्स नेफ्रोपैथी. कैसे डायग्नोज करेंगे? पेशेंट को फेरिंजाइटिस हुआ, विद इन 2 days डार्क कलर यूरिन आ रहा है, IgA नेफ्रोपैथी हो गया. IgA नेफ्रोपैथी में कॉम्प्लीमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट विल रिमेन नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल रहेगा. इसके अंदर जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, बहुत बर्गर खाते तो क्या हो जाते हैं, स्टारीज का ही हो जाएंगे या फ्लफी हो जाएंगे. देयर इज गोइंग टू बी फ्लफी अपीयरेंस, फ्लफी डिपॉजिट्स विल बी देयर, फ्लफी डिपॉजिट होगा. दैट इज IgA नेफ्रोपैथी. देन वी हैव डिस्कस PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसके अंदर क्या होगा कि देयर इज गोइंग टू बी डार्क कलर यूरिन आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में हिमेचूरिया हो रहा है, लेकिन ये जो होगा इट इज गोइंग टू टेक मोर देन 10 days इफ इट इज हैपनिंग आफ्टर एक्यूट फेरिंजाइटिस. एक्यूट फेरिंजाइटिस के बाद में अगर मोर देन 10 days के बाद हिमेचूरिया है, PSGN. और PSGN में क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स तो डिपॉजिट होते ही होते हैं, प्लस कॉम्प्लीमेंट भी डिपॉजिट हो जाते हैं. इसीलिए PSGN के अंदर जब आप कॉम्प्लीमेंट के लेवल ब्लड में चेक करोगे तो C3 के लेवल आपको कम मिलेंगे, C3 लेवल विल बी लेस. So the difference that was there between the IgA nephropathy and the PSGN was very important. कि pharyngitis के कितने दिन बाद symptom आए? Within 2 days it is IgA, after 10 days it is PSGN. And PSGN के अंदर immunofluorescence में हमें क्या देखने को मिलेगा? We will have the starry sky appearance. हमने याद किया था PSGN में streptococcal आता है, so starry sky appearance आएगा. Then we have discussed membranoproliferative glomerulonephritis. ये एक स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज होगा. ये देखने को मिलेगा क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस में. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इलनेस जब होगा तो उसके अंदर ये हो सकता है. इट कैन बी स्टीरॉयड रेस्पॉन्सिव, कैन बी स्टीरॉयड नॉन रेस्पॉन्सिव. डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट साथ में डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा. नहीं हो रहा तो रेस्पॉन्स करेगा स्टीरॉयड, और स्टीरॉयड अगर कॉम्प्लीमेंट डिपॉजिट हो गया तो स्टीरॉयड नहीं रेस्पॉन्ड करेगा. इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी डेंस डिपॉजिट्स, डेंस डिपॉजिट देखने को मिलता है. देन वी हैव डिस्कस्ड RPGN. RPGN जो होता है इट इज ड्यू टू रप्चर ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन के रप्चर होने की वजह से हुआ है. फिर उसकी वजह से क्या होता है, पैराइटल एपिथेलियम जो होता है बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करके बढ़ता है. और पैराइटल एपिथेलियम बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करके बढ़ेगा तो क्या बनने लग जाएंगे? क्रीसेंट्स बनने लग जाएंगे, क्रीसेंट बनने लग जाएंगे. और ये जो RPGN होता है ये देयर इज 4 टाइप. डिपेंडिंग करता है कि कौन सी ईटियोलॉजी की वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है. अगर गुड पास्चर सिंड्रोम की वजह से हुआ तो टाइप 1 RPGN बोल दिया. अगर IgA नेफ्रोपैथी की वजह से RPGN हो रहा है तो उसको हमने बोल दिया टाइप 2. PSGN की वजह से हो रहा है तो टाइप 2. इफ इट इज बिकॉज ऑफ अंका पॉजिटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सच एज चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम, चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम की वजह से हुआ, वेगनस ग्रेनुलोमैटोसिस की वजह से हुआ, दैट इज टाइप 3. इफ इट इज बिकॉज ऑफ anti-GBM डिजीज प्लस सम वन मोर, इनमें से कोई एक और आ गया, 2 डिजीज के साथ में होने की वजह से RPGN हुआ तो टाइप 4. अगर ये क्लासिफिकेशन याद रह जाए तो बहुत अच्छा है. नहीं भी याद रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रीसेंट फॉर्मेशन. क्रीसेंट फॉर्मेशन किस में होता है? RPGN. इट्स अ वेरी रैपिड प्रोग्रेसिव. सो मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव स्लो है, रैपिड प्रोग्रेसिव बहुत रैपिड है. और इसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलेंगे? क्रीसेंट. जबकि MPGN में क्या देखने को मिलेंगे? डेंस डिपॉजिट, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेफ्राइटिक सिंड्रोम. सो वी हैव डिस्कस्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम हमने टोटल 3 डिजीज के बारे में बात की, एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम में टोटल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 4 डिजीज. एक बार आप इनको है ना एक सिंगल पेपर पे लिख लेंगे ना, द 3 डिजीजेज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड द 4 डिजीजेज ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम, उनके इंपॉर्टेंट 2 3 पॉइंट, then the things will be very smooth for you and it's going to be very easy, right? Thank you.